नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर ऑफिशियली शायद ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसने साउथ एशिया के एयर वॉरफेयर डायनामिक को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। और वो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स का बदलता हुआ स्ट्रेटजी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2025 के बाद कुछ ऐसे क्लेम सामने आए थे जिसमें पाकिस्तान के मल्टीपल एयरक्राफ्ट लॉसेस की बात सामने आई थी और इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक अवेक्स प्लेटफॉर्म भी शामिल था। अब चाहे ये क्लेम फुल्ली वेरीफाई हो या फिर ना हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन है, क्योंकि 2026 तक जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी डॉक्ट्रिन को सीरियसली चेंज किया जा रहा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि भारत की तरफ से जो क्लेम किया गया था वो बिल्कुल सही था। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पाकिस्तानी एयरफोर्स का एयर वॉरफेयर डॉक्ट्रिन बिल्कुल फेल हो गया था। अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से सर्वाइवल फर्स्ट स्ट्रेटेजी को कंसीडर किया जा रहा है। सबसे पहला विजिबल चेंज ये कि पाकिस्तान के हाई वैल्यू एसेट को रिलोकेट किया जा रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अभी अवेक्स और रिफिलिंग टैंकर्स को फ्रंट लाइन से हटाकर डीपर एयरवे जैसे कि पसनी और जाकोबाबाद में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका कारण बिल्कुल साफ है कि वो अपनी हाई वैल्यू एसेट को अभी भारत के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400 सिस्टम के एंगेजमेंट रेंज से बाहर रखना चाहते हैं। अब पहले अगर हम 2019 की बात करें तो तब भारत के पास S-400 सिस्टम मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर के 200 किलोमीटर के अंदर ही अपनी साब एरिया अवेक्स को डिप्लॉय किया गया था, जिस वजह से वो इंडियन एयरफोर्स के मूवमेंट को ट्रैक कर पा रहे थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जब उन्होंने वही स्ट्रेटेजी को अपनाने की कोशिश किया तो भारत की S-400 सिस्टम ने उनकी अवेक्स को ही मार के गिरा दिया था। लेकिन अभी डीपर एयरवेज में अपनी हाई वैल्यू एसेट को शिफ्ट करने से पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए यहाँ पर एक और प्रॉब्लम सामने आने वाली है, क्योंकि बैटलफील्ड की लोकेशन से जितना दूर आप अपनी एसेट को डिप्लॉय करोगे उनका रिएक्शन टाइम उतना स्लो हो जाएगा। मतलब ये एक डिफेंसिव एडजस्टमेंट जरूर होने वाला, लेकिन ऑफेंसिव सोल्यूशन नहीं होने वाला है। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर वॉरफेयर डॉक्ट्रिन में जो सबसे बड़ा चेंज हमको देखने को मिला है वो फाइटर वर्सेस फाइटर से सिस्टम वर्सेस सिस्टम के ऊपर शिफ्ट होने वाला है। अभी तक पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के भी जितना भी फेसअप हुआ था वो ट्रेडिशनली एयर कॉम्बैट हुआ है, जिसमें फाइटर वर्सेस फाइटर एंगेजमेंट हमको देखने को मिला है। लेकिन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये स्ट्रेटेजी इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया था, जो कि बुरी तरह फेल हो गया था। इसी वजह से अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स का फोकस सिस्टम वर्सेस सिस्टम वॉरफेयर के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। मतलब डायरेक्ट डॉग फाइट की वजह अब पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से भारत के पूरे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क को टारगेट करने की कोशिश किया जाने वाला है, क्योंकि रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन एयरफोर्स की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क की वजह से ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट अपनी एयर स्पेस के अंदर भी सेफ नहीं रहे थे। लेकिन भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क को टारगेट करना इतना आसान नहीं होने वाला है, जिस वजह से पाकिस्तान की तरफ से अभी स्टेल्थ फाइटर जेट पर शिफ्ट होने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से अभी चाइना से 5th जनरेशन फाइटर्स को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है। उनका स्ट्रेटेजी है कि वो J-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ का एडवांटेज लेने वाले हैं, जो कि उनको इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस नेटवर्क के अंदर पेनिट्रेट करने में मदद करने वाला है। और ऐसा होने पर वो भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की रडार को टारगेट कर पाएंगे, जिसमें सबसे पहले हिट लिस्ट में S-400 सिस्टम का रडार होने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से अभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर भी मेजर चेंज करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान के लिए सबसे लॉजिकल अप्रोच होने वाली है। पाकिस्तान की तरफ से अभी टर्की सिस्टम जैसे कि हवा SOJ टाइप की स्टैंड अप जैमर को खरीदने का आइडिया एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिनको इंडियन रडार्स को जैम करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह कि भारत के रडार को अभी एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के अंदर इंस्टॉल किया जा चुका है, जिसमें एक रडार को जैम करने से इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से काम करना बंद नहीं करने वाला है। यानी कि पाकिस्तान का अप्रोच तो सही है, लेकिन एक सिंगल जैमर से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड हाई पावर और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक अटैक की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अभी स्वार्म ड्रोन पर भी हेवीली इन्वेस्ट करने का फैसला किया जा रहा है, जिसे फ्यूचर का सबसे डेंजरस टूल भी कहा जा सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने इनका काफी इफेक्टिव इस्तेमाल भी किया है। ड्रोन स्वार्म, लॉटरिंग मुनिशन और लो कॉस्ट स्ट्राइक प्लेटफॉर्म मॉडर्न वॉरफेयर में
एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने का सबसे आसान तरीका बन चुके हैं। पाकिस्तान को अच्छे तरीके से पता है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत है, जिसे पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसी वजह से फ्यूचर में ड्रोन स्वॉर्म पाकिस्तान का एक मेजर वेपन बनने वाला है, जिनको एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने में, मिसाइल इन्वेंट्री को एक्सॉस्ट करने में, रडार एमिशन को ट्रिगर करने में और अंत में रिकॉन और स्ट्राइक करने में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव वे होने वाला है, जिसको चीप प्रिसिशन वॉरफेयर भी कहा जा सकता है, जिसमें आप एक एक्सपेंसिव फाइटर एयरक्राफ्ट को या पायलट को रिस्क में नहीं डालते हैं, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेंडेबल ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका सक्सेस कोऑर्डिनेशन, डाटा लिंक और सर्वाइबिलिटी पर डिपेंड करने वाला है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो मेजर चेंज किया जा रहा है वो हाई स्पीड वेपन के ऊपर होने वाली है। पाकिस्तान की तरफ से भी CM-400 AKG जैसे हाई स्पीड वेपन पर फोकस किया जा रहा है। उनका आइडिया है कि इतनी स्पीड से अटैक करो कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम रिएक्ट ही ना कर पाए। लेकिन मॉडर्न सरफेस मिसाइल सिस्टम स्पेशली ऐसे ही थ्रेट को काउंटर करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। खास करके CM-400 AKG जैसे सिस्टम भारत की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कोई खास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला, लेकिन अगर इनको ड्रोन के साथ डिप्लॉय किया जाता है तो तब इनकी हिट करने की चांसेस थोड़ी होने वाली, यानी कि कोऑर्डिनेशन के ऊपर ये सारा गेम डिपेंड करने वाला है। AWACS प्लेटफॉर्म की वल्नरेबिलिटी के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी एक नया मॉडल को एक्सप्लोर किया जा रहा है। पाकिस्तान को पता है कि S-400 सिस्टम के आने के बाद वो अपनी AWACS को भारत के बॉर्डर के 300 से 400 किलोमीटर रेंज के अंदर डिप्लॉय नहीं कर सकते। इस वजह से वो अभी अपनी Saab 2000 एरिया AWACS को सेफ डिस्टेंस पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको खास करके S-400 सिस्टम की रेंज से बाहर रखा जा रहा है और डाटा लिंक की मदद से और सेंसर फ्यूजन की मदद से फॉरवर्ड एसेट को सपोर्ट को प्रोवाइड करने की कोशिश किया जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसिंग आर्किटेक्चर कहा जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अपनी AWACS को बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर डिप्लॉय किया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में इंडियन एयरस्पेस में क्या हो रहा है ये पाकिस्तानी AWACS को पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये उनके रडार रेंज से भी बाहर होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सारे स्ट्रेटेजी इफेक्टिव होने वाले या काम करने वाले हैं? इसका जवाब पार्शियली हाँ होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अभी तक पाकिस्तान के जितने भी स्ट्रेटेजी के बारे में या स्ट्रेटेजी चेंज के बारे में हमने बात किया है, उनमें से कुछ स्ट्रेटेजी ऐसे हैं जिनको अगर ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है तो ये भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। इनमें से 2 से 3 स्ट्रेटेजी जैसे कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हासिल करना, ड्रोन को हासिल करना और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को हासिल करना भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा वेपन बन सकते हैं। क्योंकि रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी एडवांटेज रहा है वो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी रहा है, जिनको पाकिस्तान मैच नहीं कर पा रहा है। लेकिन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को कोऑर्डिनेटेड तरीके से भारत की इस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि अगर सक्सेसफुल होता है तो ये भारत के लिए बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी AWACS को रिलोकेट करना या हाई वैल्यू एसेट को डीप बेस में शिफ्ट करने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत के पास पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, जिस वजह से अगर पाकिस्तान अपनी एयरक्राफ्ट को छुपाने की कोशिश करता है तो ये कभी भी इंडियन मिसाइल की रेंज से बाहर नहीं रहने वाले हैं और हम जब चाहें इनको स्ट्राइक कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक चीज यहाँ पर क्लियर है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के बाद पता चल चुका है कि वो पहले की तरह डायरेक्ट एयर सुपीरियरिटी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से अब वो एसिमेट्रिक और स्टैंड अप वॉरफेयर का रास्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब ईयरली बैटलफील्ड में अब डॉग फाइट कम और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। और ये शिफ्ट सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अब एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। इस वीडियो में हमने ये तो देख लिया है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में किए गए अपने हर एक गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है और भारत को हर मुमकिन काउंटर अटैक करने के लिए स्ट्रेटेजी को तैयार कर रहा है। अब इसके बदले में भारत क्या करता है ये देखने वाली बात होने वाली है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या फ्यूचर वॉर में ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमिनेट करने वाले हैं या फिर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ही गेम को लीड करने वाले हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।